तो भाई साहब, जैसा कि लास्ट पार्ट में युहाओं ने 1 लाख साल पुराने ईविल आई टायरेंट लॉर्ड को अपने पाम ऑफ हाउ डोंग से मार दिया होता है, लेकिन तभी ईविल लॉर्ड का बदला लेने उसका फादर ईविल आई टायरेंट एम्परर वहां आ जाता है, जिसकी कल्टीवेशन 8 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसे हम बीस्ट गॉड डीटियान से भी कंपेयर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि ईविल आई टायरेंट एम्परर अपने खोए हुए बेटे की तलाश में पागल हो चुका होता है और गुस्से से कांपते हुए गरजता है, आखिर मेरा बच्चा कहाँ गया। और दूसरी ओर युहाओं अपनी जान बचाने के लिए जान तोड़ भाग रहा होता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से उसकी सोल रिंग स्टोरेज बॉक्स नीचे गिर जाती है, जिसे तुरंत ही वो एम्परर नोटिस कर लेता है और बिना वक्त गवाए एक खतरनाक लेजर अटैक लॉन्च कर देता है। और इसी दौरान युहाओं अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी कर पाने से पहले ही वहाँ एक भयानक और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस एक अटैक में जंगल की आधी दुनिया तहस नहस हो जाती है, पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं और बहुत सारे सोल बीस्ट्स मारे जा चुके होते हैं। इतना ही नहीं, एक गहरा गड्ढा भी बन चुका होता है, लेकिन इसी तबाही के बीच युहाओं किसी तरह जिंदा बच जाता है। उसकी हालत काफी बुरी होती है, लेकिन वो हैरानी से सोचता है कि मैं अब तक जिंदा हूँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और वो जान जाता है कि ये अटैक किसी और का नहीं बल्कि खुद ईविल आई एम्परर का था, जिसे वो समझा था कि अब वो मरा हुआ है और भले ही उसकी लाइफ ज्यादा लंबी न हो, लेकिन जब तक वो जिंदा है उसका गुस्सा पूरे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा बना रहेगा। लेकिन युहाओं सोचता है कि आखिर इतनी जबरदस्त स्पिरिचुअल डिटेक्शन के बावजूद इस एम्परर से ये चूक कैसे हो गई। तभी उसे वांग क्वियर की बात याद आती है और वो मन में सोचता है कि तुमने एक बार फिर से मुझे बचा लिया, क्योंकि वांग क्वियर की स्कल सोल बोन में एक ऐसी एबिलिटी है जो इसे 3 गुना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक से इम्यून बना देती है। और शायद यही वजह है कि मैं अब भी जिंदा हूँ। और तब तक युहाओं को डरने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई गॉड लेवल बीइंग खुद उस पर स्पिरिचुअल अटैक ना करे, क्योंकि वांग क्वियर की स्कल सोल बोन उसे इतने खतरनाक स्पिरिचुअल अटैक से भी पूरी तरह इम्यून बना देती है। लेकिन इसके बावजूद भी युहाओं समझ जाता है कि उसे अब यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईविल आई एम्परर ने इस जगह को वापस चेक करने की सोची तो उसका बचना नामुमकिन है। और इसके तुरंत बाद सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं श्रेक सिटी के अंदर, जहां पर तांग सेक्ट के अंदर माहौल थोड़ा टेंस बना हुआ है। यहाँ पर बेबे काफी गुस्से में नजर आता है और कहता है कि जब से तुम सब यहाँ आए हो तब से 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक युहाओं का कोई भी अता पता नहीं है। और अगर टाइम को ध्यान से देखा जाए तो चाहे वो सी रूट लेता या लैंड रूट, अब तक उसे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। और पता नहीं अब वो कहाँ है और किस हालत में है। जू सांसी ये सुनकर कहता है, काश मैं वहीं रुक गया होता तो शायद कुछ कर पाता। लेकिन तभी केतु बोलता है कि हमारे प्लान में टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज का यूज जरूरी था। और फिर वो पूछता है, क्या बताओ कोई ऐसा और है जो मेरी जगह ले पाता। और फिर केतु थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक होगा और अगर हम थोड़ा और इंतजार करें तो वो जरूर लौटेगा। लेकिन तभी केतु की नजर बाहर जाती है, जहां अचानक आसमान में तगड़ी लाइटनिंग और तेज बादल छा चुके होते हैं और इस चेंज से पूरा माहौल अजीब सा हो जाता है और अचानक से अंधेरा छा जाता है। और इसी के साथ सीन कट होता है और हमें श्रेक सिटी के सदर्न सिटी वॉल की ओर ले जाया जाता है, जहां मौसम की हालत देखकर सारे सोल्जर्स हैरान होते हैं और आम लोग पूछते हैं कि आखिर अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया है, क्या ये बादल हैं या कुछ और। लेकिन उस जगह के जनरल को जैसे ही ये सब दिखता है, वो बिना देरी किए अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि सोल कैनन्स को तुरंत एक्टिवेट करो, स्पेशल आर्टिलरी शेल्स को रेडी रखो और गॉडली क्रॉसबोज को भी मोर्चे पर ले आओ, क्योंकि जो भी आने वाला है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जैसे ही वो सोल्जर्स ओशन की साइड देखते हैं, उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से सोल बीस्ट की एक भयानक बाढ़ सिटी की ओर बढ़ रही होती है। हर दिशा से खतरनाक सोल बीस्ट दौड़ते उड़ते और गरजते हुए आ रहे होते हैं। आसमान में उड़ने वाले सोल बीस्ट इतने ज्यादा होते हैं कि पूरा आसमान काला पड़ जाता है और जमीन पर दौड़ते बीस्ट से धरती थर्रा उठती है। ये नजारा इतना डरावना होता है कि पूरी सिटी वॉल पर मौजूद सोल्जर्स घबरा जाते हैं। और तभी अचानक एक गूंजती हुई अपीयरेंस के साथ कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स सिटी वॉल पर अपीयर होते हैं और उनके सबसे आगे एल्डर जुआन लाओ होते हैं, जो गुस्से से भरी आवाज में कहते हैं, स्टारडू फॉरेस्ट ने हमारे साथ जो अग्रीमेंट की थी उसे अब उन्होंने तोड़ दिया है और अब हमारे खिलाफ उन्होंने एक सोल बीस्ट टाइट छोड़ दी है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोगों की फटके हाथ में आ जाती हैं और एक सोल्जर कांपते हुए कहता है, आखिर इन्होंने ऐसा बिना वार्निंग के क्यों किया है। तो जुआन लाओ बताते हैं
ये बिना वार्निंग के नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ब्लड क्लाउड अपीयर हुआ था स्टारडू फॉरेस्ट के ऊपर, और मुझे डर है कि उसी चीज का इस चीज के साथ कोई ना कोई तो लेना देना है। तो ये मास्टर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है वो जो मर्डर हुआ था तो उसे एक ह्यूमन सोल मास्टर के द्वारा मारा गया हो? तो जुआन लाओ कहते हैं, हम बिना कुछ जाने लड़ना शुरू नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम साफ साफ उनसे चीजें पूछेंगे और एक बारी जरा इनकी तादाद को देखो। तो मुझे डर है इस बारी बीस्ट गॉड डीटियान जो है वही इन सभी को लीड करेगा, और वैसे भी बीस्ट गॉड डीटियान के अलावा ऐसा आखिर कौन ही कर सकता है, इसलिए मैं जाके उससे क्लियर सारी चीजें पूछता। और फिर हम जुआन लाओ को देखते हैं जो काफी तेजी से आसमान की तरफ जाने लगते हैं, और जब जुआन लाओ इतने घने बादलों के बीच में आ जाते हैं तो अपनी पावर को रिलीज करते हुए ये कहते हैं, डीटियान बाहर निकल के आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो डीटियान भी सामने आ जाता है। तो जुआन लाओ इनसे कहते हैं, डीटियान आज तुमने काफी सारे सोल बीस्ट्स को श्रेक्स की तरफ छोड़ा है, तो बताओ कि आखिर क्या हुआ है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं ये जो डीटियान होता है ये वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और फिर ये ह्यूमन फॉर्म में सामने आते हुए कहता है, क्या तुम नीच इंसान मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर क्या हुआ है? इतने सालों में क्या तुम इंसानों ने कभी भी सोल बीस्ट को मारना रोका है? और बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तुम मेरे लोगों को मारते हो और उनके फ्लेश और ब्लड को खा जाते हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल मेरी जो ये रेस है ये विलुप्त हो। तो जुआन लाओ कहते हैं, डीटियान तुम्हें भी ये समझना होगा कि हम इंसान भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हर सोल मास्टर की मार्शल सोल की ये जरूरत है, और अब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम सोल रिंग को किसी और चीज से रिप्लेस कर दे। और उससे भी बढ़कर क्या तुम हमारे बीच हुए अग्रीमेंट को भूल गए हो? और एक बीस्ट गॉड के रूप में तुम्हारा जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा हाई है, तो तुम जो भी करोगे वो काफी ज्यादा डेंजरस होगा। और इस चीज को सुनते डीटियान जो होता है ये कहता है, ये बेकार की बकवास करना बंद करो, और अब भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उस अग्रीमेंट का जिक्र करने की? और क्या तुम्हें याद है कि मेरे फॉरेस्ट के अंदर एक 3 आइड गोल्डन लायन था? और इस चीज को सुनते ही जुआन लाओ के होश उड़ जाते हैं, और ये काफी हैरानी के साथ पूछते हैं, क्या 3 आइड गोल्डन लायन के साथ कुछ हो गया है? तो डीटियान कहता है, अगर डेस्टिनी बीस्ट को कुछ नहीं हुआ होता तो आखिर क्यों ही मैं यहाँ पर लड़ने आ, और कुछ दिन पहले हमने उस डेस्टिनी बीस्ट की ब्रेथ को महसूस किया था जब वो मरी थी। और इस चीज को सुन के जुआन लाओ कहते हैं, तो ऐसा हुआ है डीटियान, मुझे माफ कर दो जो भी हुआ है उसके लिए। हालांकि तुम इतने शौक कैसे हो सकते हो कि उसकी डेथ हम इंसानों के द्वारा ही हुई है? और इस बात को सुन डीटियान जो होता है काफी जोरों से हंसने लगता है और कहता है, इसका तुम इंसानों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और क्या तुम जानते हो कि वो कैसे मरी है? चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। मैं डेस्टिनी बीस्ट से काफी करीब से रिलेटेड हूँ, तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि वो एक इंसान के लिए अपना सैक्रिफाइस देते हुए मरी है, और वो अपनी खुद की मर्जी से तुम इंसानों की सोल रिंग बनी है। तो क्या इस चीज का तुम इंसानों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है? और इस चीज को सुनते ही जुआन लाओ चौंक जाते हैं, और अब ये भी थोड़ी सीरियस होते हुए कहते हैं, डीटियान, यहाँ तक कि अगर तुम मुझे अपनी बातों में फंसा भी रहे हो तो तुम्हें इससे अच्छा कारण ढूंढना चाहिए था जिसमें मैं विश्वास कर सकूं। और मैं भी जानता हूँ कि 3 आइड गोल्डन लायन एक इमॉर्टल एम्परर बीस्ट है, तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो अपने आप का सैक्रिफाइस कर दे, वो भी बस हम ह्यूमन सोल मास्टर्स के लिए? तो डीटियान कहता है, यहाँ पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और तो और डेस्टिनी बीस्ट ने अलाइनमेंट स्पिरिचुअल विजडम के साथ ही जन्म लिया था, जिसका मतलब ये है कि उसकी सोचने समझने की इंटेलिजेंस इंसानों से कम नहीं थी। तो पक्का उसने उत्सुकता के चलते तुम्हारी इंसानी दुनिया के अंदर एंटर की होगी, लेकिन वो तुम्हारी दुनिया की काफी सारी चीजों से अनजान थी, और तो और ऐसी भी काफी सारी चीजें जो कि उसे बहला सकती थी। और उसने स्टारडू फॉरेस्ट को छोड़ने से पहले सिर्फ उसने तुम्हें और तुम्हारे स्टूडेंट को ही देखा था। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कुछ भी डेस्टिनी बीस्ट के साथ हुआ है उसका तुम्हारे स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और फिर डीटियान काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, तो चलो अब जल्दी से उस लड़के को मुझे सौंप दो, नहीं तो मेरी जो आर्मी है वो तुम्हारे श्रेक सिटी के ऊपर अटैक कर देगी, जिसके बाद श्रेक्स के अंदर खून की नदियां बहने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, और ना ही तुम में से कोई जिंदा बच के यहाँ से जा पाएगा। और डीटियान की इन सारी बातों को सुनकर जुआन लाओ काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और ये मन में कहते हैं, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है कि डीटियान जिस बंदे के बारे में बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि युहाओ ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो 3 आइड गोल्डन लायन था उसने अपना सैक्रिफाइस युहाओ के लिए दिया हो,
और उस समय उसने मदद की थी युहाओं की डेस्टिनी की पावर को हासिल करने में, जिससे कि युहाओं की आई ऑफ डेस्टिनी ओपन हो सकी थी। और वो मैं ही था जिसने इन सारी चीजों की पहल की थी। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि युहाओं सन मून एम्पायर के अंदर खतरे में था? और वैसे भी वो अभी तक लौट के नहीं आ पाया है, लेकिन आखिर कब से 3-eyed गोल्डन लायन युहाओं के साथ है और मैंने कभी भी उसे इस बारे में कुछ भी बताते हुए भी नहीं सुना है। और इन सारी बातों को सोचने के बाद जुआन लाओ कहते हैं, डी टियान, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट पे एग्री नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस स्टूडेंट की तुम तलाश कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ तक कि अगर वो यहाँ पे भी होता तब भी ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं अपने स्टूडेंट को तुम्हें सौंप दूं? जुआन लाओ की इन बातों को सुन के डी टियान कहता है, तो मतलब कि तुम उस बच्चे को हमें देने के बजाय खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार हो? तो इस बात को सुनकर जुआन लाओ कहते हैं, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर लड़ो। और इतने सालों तक श्रेक की ग्लोरी ऐसे ही नहीं बन रखी है, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमें कुचल के रख सकते हो बस इसलिए क्योंकि तुमने ऐसा कहा है? और इस बात को सुनते डी टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और फिर ये तुरंत ही अपने सारे बीस्ट्स को इन सभी को मार देने के लिए कहता है। और इस चीज को सुनते यहाँ पे जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी ही इंसानों के खून के प्यासे से हो जाते हैं और ये सभी तुरंत ही काफी जोरों से दहाड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि डी टियान जो होता है ये अपनी सोल बीस्ट की आर्मी को श्रेक्स के ऊपर अटैक करके सबको खत्म करने का ऑर्डर दे देता है और इस वजह से जुआन लाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहते हैं, डी टियान, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? और जुआन लाओ जो होते हैं ये काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक गोल्डन बुल में बदल जाते हैं और ये वाकई में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं, जबकि इस तरफ डी टियान भी इनका सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। और तभी डी टियान भी जो होता है ये भी एक काफी खतरनाक ब्लैक ड्रैगन बीस्ट में बदल जाता है और ये कहता है कि करीब आने के बारे में तो सोचना भी मत। और जुआन लाओ के सामने ये जो बीस्ट डी टियान होता है ये किसी तरीके के ब्लैक स्मोक में बदल जाता है और पूरी तरीके से जुआन लाओ को कवर कर लेता है। और इस चीज को देख के सिटी वॉल के ऊपर जो सोल्जर्स खड़े थे वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, सच में वहाँ पर तो काफी अंधेरा हो गया है और इस अंधेरे ने तो एल्डर जुआन को भी निगल लिया है। जबकि इस तरफ ये जो बाकी के एल्डर्स होते हैं ये भी काफी हैरान होते हुए सोचते हैं, ये जो डी टियान ये दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बीस्ट है और इस वजह से इसे बीस्ट गॉड भी कहा जाता है। लेकिन इस गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग के डी टियान जैसे काफी सारे नाम हैं और ये स्टार फॉरेस्ट का भी लॉर्ड है। और इस बार 3-eyed गोल्डन लायन की जो डेथ हुई है तो इस वजह से सच में ये जो स्ट्रॉन्ग बंदा है ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है और एक बार जो इसने एक्शन ले लिया तो ये जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा देगा। जबकि इस तरफ हम देखते हैं काफी सारे सोल बीस्ट आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इन्हें देखते ही एक आर्मी चीफ कहता है, आखिर इन बीस्ट्स को ऐसे क्या देखे जा रहे हो और क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये हम पर अटैक करने वाले हैं? इसलिए जल्दी से अपने डिफेंस को तैयार करो और सभी डिफेंसिव वेपन्स को फायर करने के लिए तैयार कर दो और सभी सोल मास्टर्स भी अपनी अपनी पोजीशन को ले लो। और फिर क्या था, इस सिटी वॉल के ऊपर से एक के बाद एक करके काफी सारे सोल गाइडेड वेपन्स अटैक करने लगते हैं और ये सभी अटैक्स इन सभी सोल बीस्ट के ऊपर हो रहे होते हैं। और ये जो अटैक होते हैं ये वाकई में काफी ज्यादा अजीब से अटैक होते हैं और इन अटैक्स को देख के एक बीस्ट भी काफी हैरान होते हुए सोचता है, आखिर ये किस तरीके की सोल स्किल है, ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आखिर ये कैसे इतने बड़े एरिया को कवर कर सकता है और इतनी ज्यादा दूर होने के बावजूद भी ये अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? और यहाँ तक कि इनसे बच पाना तो एक टाइटल डुलियो के लिए भी नामुमकिन होगा। जबकि इस तरफ जो आर्मी कमांडर होता है ये हंसते हुए कहता है, देखो ये है श्रेक्स की असली पावर और श्रेक की ग्लोरी के लिए श्रेक सिटी डिफेंस आर्मी गोल्डली क्रॉसबो को तैयार कर लो और सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। और फिर क्या था, इसके इतना कहते ही गोल्डली क्रॉसबो के एक के बाद एक करके काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स होने लगते हैं और इसने वाकई में इन बीस्ट्स के बीच में काफी खतरनाक वाली तबाही मचा दी होती है, क्योंकि इन अटैक्स की वजह से काफी सारे सोल बीस्ट एक ही बारी में मारे जा रहे होते हैं और इन्हें इस तरीके से मरता देख जो सोल्जर्स होते हैं ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, गोल्डली क्रॉसबो तो सच में काफी अमेजिंग है और मानना पड़ेगा कि श्रेक सिटी का जो डिफेंस है वो अनबीटेबल है। और ये सभी खुश हो ही रहे होते हैं
लेकिन तभी यहाँ पर जितने भी मरे हुए सोल बीस्ट की लाशें पड़ी होती उनके ऊपर ग्रीन कलर की लाइट काफी जोर से ग्लो करने लगती है और एक तरीके से ये एक लाइफ पावर होती है जो कि इन मरे हुए सोल बीस्ट के शरीर के अंदर जान फूंक रही होती है, जिसकी वजह से ये सभी हील होकर वापस से उठ खड़े हो रहे होते हैं और वापस से एक और बार आगे बढ़ने लगते हैं। और इस चीज को होता देख के इस कमांडर की सांसें रुक जाती हैं और ये काफी हैरान होते हुए सोचता है क्या ये सभी सोल बीस्ट हील हो गए हैं। और तभी हम यहाँ पे एक गॉडेस को देखते हैं जो कि अपनी पावर से इन सभी सोल बीस्ट को हील कर रही होती है और ये कहती है इंसानों ने रिसर्च करके ये डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए हैं और आखिर में ये हमारे सोल बीस्ट के सर्वाइवल के लिए खतरा बन गया है, तो हम इस होली वॉर के अंदर अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस एमरल्ड स्वान बीजी को यहाँ पे देख के श्रेक्स एकेडमी की एल्डर सोंग युनजी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये जो एल्डर होती है ये तुरंत ही अपनी मार्शल सोल बेडी ग्रीन शैडो कंडोर का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा तेजी से ईगल का अवतार बना के आगे बढ़ने लगती है। और भाइयों मैं बता दूं कि इस एल्डर की कल्टीवेशन 97 लेवल की है और ये कहती है बीजी तुम सबसे काइंड सोल बीस्ट हो और तुम लोगों ने भी डी टियान के ऑर्डर्स को सुना है ना। और वो बस श्रेक सिटी के अंदर खून की नदियां बहा देना चाहता है और वाकई में हम लोगों को भी काफी बुरा लगा जो 3-eyed गोल्डन लायन मर चुकी है और शायद ये किसी एक इंसान के द्वारा किया गया हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर तुम लोग अपने गुस्से को बस इसकी वजह से सारी इंसानियत के ऊपर निकालते हो। तो बीजी कहती है नहीं, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। इतने सालों में हमारा जो स्टार डू फॉरेस्ट है इकोलॉजिकली बैलेंस बना के रख पाया है, लेकिन अब तुम इंसान का काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो और अभी अभी ये जो वेपन इस्तेमाल हुआ था इससे सच में मुझे काफी ज्यादा खतरा महसूस हुआ है। तो अगर तुम इंसान इसी तरीके से लगातार डेवलप करते रहे और जब आम लोग भी इस जैसे वेपन्स को इस्तेमाल करने लगेंगे तो हम जैसे सोल बीस्ट के लिए पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी जगह नहीं रह जाएगी जहाँ पर हम शांति से रह पाए। और अगर इंसान के रूप में ऐसे ही तुम्हारा लालच बढ़ता रहा तो फ्यूचर में पक्का सोल बीस्ट इतिहास बन के रह जाएगा। और इतना कह के बीजी काफी गुस्से में अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगती है, जिस वजह से यहाँ पे जितने भी सोल बीस्ट काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे वो सभी एक बारी और वापस उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और इस चीज को देख के ये जो कमांडर होता है ये एक बारी और वापस से सभी को अटैक करने के लिए कहता है, तो सभी लोग ही गॉडली क्रॉस बो से वापस से अटैक करने लगते हैं। और फिर क्या था, इस बैटलफील्ड के अंदर एक से बढ़कर एक तगड़े विस्फोट होने लगते हैं और हम देखते हैं कि एल्डर सोंग युनजी को बीजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि बीजी जो है ये सभी ही जख्मी सोल बीस्ट को हील कर रही है और इसी वजह से ये एल्डर बीजी के ऊपर तुरंत ही एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। लेकिन बीजी जो होती है एक शील्ड बना के इसे ब्लॉक कर लेती है और ये एल्डर बीजी के शील्ड को तोड़ने लगती है, लेकिन इसे ऐसा करते हुए डी टियान देख लेता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एक और करीबी को नुकसान पहुंचाने की। और डी टियान तुरंत ही आसमान में से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक इस एल्डर सोंग युनजी के ऊपर कर देता है और ये जो अटैक होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये अटैक एक ही बारे में इस एल्डर को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता, जिस वजह से इस एल्डर को खून की उल्टी भी आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डी टियान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जुआन लाओ को इस तरह से बजा रहा होता है जैसा कि जुआन लाओ उसके सामने दूध काम पानी हो। और सच में इस टाइम पे हम देख ही सकते हैं कि डी टियान एक गॉड लेवे बीइंग कहलाने के काबिल हैं और उसके सामने लेवल 98 वाले कल्टीवेटर्स की भी कोई औकात नहीं। और तभी अचानक से हम इन काले बादलों में से किसी गोल्डन चीज को नीचे गिरते हुए देखते हैं जो कि एक गोल्डन कलर का बुल होता है जो कि और कोई नहीं हमारे जुआन लाओ होते हैं। और इन्हें नीचे गिरता देख के सभी मास्टर्स के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, जबकि इस तरफ डी टियान जो होता है ये वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये वाकई में किसी तरह का काफी खतरनाक वाला अटैक तैयार करता है। और एक बार और वापस से ये खतरनाक वाला अटैक जो होता है ये इसे जुआन लाओ के ऊपर कर देता है और इस अटैक को जुआन लाओ की तरफ जाते देख के सभी एल्डर्स के होश उड़ जाते हैं और ये सभी ही समझ जाते हैं कि ये जो बीस्ट गॉड डी टियान है वो इन सभी को ही मार देना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जो लाइफ ट्री होता है इसमें से आवाज जाती है और वो कहती है डी टियान तुम्हें इस हद तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से जाना।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।